नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे अपना पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी को डिस्कस किया था, चाहे वो एफसीसी के केस में हो, एफसीसी के केस में हो या बीसीसी के केस में हो। वहीं पे हम लोगों ने एज लेंथ और रेडियस के बीच में तीनों ही तरीके की यूनिट सेल के लिए रिलेशन को भी डिस्कस किया। यहाँ एफसीसी के लिए रिलेशन आया था एससीसी के केस में एज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर, एफसीसी के केस में एज इक्वल्स टू 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ आर एंड बीसीसी के केस में एज इक्वल्स टू 4r अपॉन √3। इस तरीके से कुछ रिलेशंस हमारे आए थे। इन पे बेस्ड डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपको एज लेंथ दे दी होती है, रेडियस पूछ लेते हैं या रेडियस दे करके एज लेंथ पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट x crystallize in simple cubic crystal lattice determine the age length of unit cell if atomic radius of element x is 1, 3, 5 पिकोमीटर। आपसे बोला है कि एक एलिमेंट है एक्स जो क्रिस्टलाइज हो रहा है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, तो आपको बताना है कि उस क्यूब की एज लेंथ क्या होगी अगर उस एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस 135 पिकोमीटर दे रखी है। देखिए भाई सिंपल सी बात है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की बात कर रहा है, तो फिर एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है? एज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर। तो एज इक्वल्स टू 2 इंटू 135, ये कितनी आ जाएगी? 270 पिकोमीटर। लेकिन आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, पहले जो भी चीजें गिवन में है, मान लीजिए यहाँ पे एटॉमिक रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल्स टू दिस एंड रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इज इक्वल्स टू एज इक्वल्स टू 2r, hence एज इक्वल्स टू रो इंटू 135 दैट इज 270 पिको। कर पाएंगे ऐसे? इसी तरीके से एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.21 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, देखो गोल्ड एटॉमिक रेडियस आपको दे रखी है, एटॉमिक रेडियस इज इक्वल्स टू 0.144 नैनोमीटर। crystallize this in a face centered unit cell. What is the age length of a side of the unit cell? देखिए पहले मैं बोल चुका हूँ एनसीईआरटी अवेलेबल है नहीं, इसीलिए जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के उनकी शीट बनाई हुई है, उन्हीं की हेल्प से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो गोल्ड जिसकी एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर है, आपसे बोला है कि वो फेस सेंटर्ड में जा रहा है। किसमें जा रहा है? फेस सेंटर्ड। मैं कंप्लीट इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, वहाँ पे स्पेस नहीं कर रहा। तो देखो एटॉमिक रेडियस
रेडियस इज इक्वल्स टू कितना है 0.144 नैनोमीटर। कहीं अप्लाई करना होता तो फिर आप सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली एज लेंथ निकालनी है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो तो सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर होता है और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट लगती है आपको कन्वर्ट करना है तो फिर आप इससे कर सकते हैं। क्रिस्टलाइज किस में हो रहा है एफसीसी में, तो फॉर एफसीसी यूनिट सेल रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू 2√2 टाइम्स ऑफ आर। वैल्यूज प्लेस कर पाएंगे, ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414, आर की वैल्यू 0.144, मल्टीप्लाई कर लेना, नैनोमीटर में आपका क्या आ जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना। हाँ, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो फिर आप 10⁻⁻7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना। अब हम लोग डेंसिटी को कैलकुलेट करने के कंसेप्ट को समझेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। देखिए, इस चैप्टर में अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो एक तो एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन पे बनते थे, दूसरा जो न्यूमेरिकल बनता है वो बनता है डेंसिटी पे। तो हम लोग डेंसिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कौन से फॉर्मूले होंगे, उनके डेरिवेशन को यहाँ समझेंगे। तो अगर डेंसिटी की बात करें तो सिंपली डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ यूनिट सेल की बात कर रहे हैं इसलिए मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इससे क्या निकल आएगी, किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी निकल आएगी। तो फिर लेकिन डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास मास होना चाहिए यूनिट सेल का और वॉल्यूम होना चाहिए यूनिट सेल का। तो देखो फिर वॉल्यूम तो हमें पता रहता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल कैसी होता है, क्यूबिक, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब आ गया। बात आती है मास की, तो मास ऑफ यूनिट सेल को डिटरमाइन करना सीखते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं मास ऑफ द यूनिट सेल। देखिए, यूनिट सेल का मास का मतलब है जो पार्टिकल्स उस यूनिट सेल में आकर के कॉर्नर्स पे, सेंटर्स पे या बॉडी सेंटर या वेरियस पोजीशन पे आकर क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, वही पार्टिकल्स आकर के उस यूनिट सेल को कंस्टिट्यूट करेंगे। तो उन पार्टिकल्स का जो मास होगा वही मास किसका हो जाएगा, यूनिट सेल। अब उन पार्टिकल का मास कैसे पता चले, तो पार्टिकल या तो कोई एटम हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, और जब एटम या मॉलिक्यूल या आयन कोई है तो उसका कोई क्या होगा, मोलर मास होगा। तो फिर हम लोग मोलर मास की हेल्प से इसके मास को डिटरमाइन करेंगे। तो मोलर मास और सब्सटेंस का मतलब वो पार्टिकल्स या वो एटम या वो मॉलिक्यूल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज हो रहा है, उस सब्सटेंस का मोलर मास। भैया वो तो डिपेंड करता है एलिमेंट कौन है, तो हमने क्या करा, लेट सपोज कि जो मोलर मास है उस सब्सटेंस का वो क्या है, कैपिटल एम है। देखिए मोलर मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल पार्टिकल्स की जो मास होता है, एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल एम के बराबर। मतलब एक एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो मास है वो मोलर मास है। तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा, तो देयरफॉर मास ऑफ वन पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन
एवोगैड्रो नंबर के बराबर। लेकिन देखो किसी भी यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ एक नहीं होता, कभी एक होता है, कभी दो होते हैं, कभी चार होते हैं, तो डिपेंड करता है यूनिट सेल कौन सी। तो लेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in a unit cell is equals to z। मान लिया कि किसी भी यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने z, जो रैंक ऑफ सॉलिड था, एफसीसी के लिए 4, बीसीसी के लिए 2, एचसीसी के लिए 1, तो वो जो रैंक ऑफ सॉलिड है दैट इज व्हाट, z। तो अब हम यूनिट सेल का मास निकाले, तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल z, एक पार्टिकल का मास m/na, तो यूनिट सेल का मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल। तो देयरफॉर मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन पार्टिकल, पार्टिकल के नाम पे वो एटम या मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें, इन ए यूनिट सेल। मास ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ से नंबर मास ऑफ वन पार्टिकल कितना है, देखो m/na के बराबर, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं z, तो ये मास आ गया किसका, यूनिट सेल का। तो हमें फॉर्मूला याद है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम था, वैल्यूज को प्लेस करेंगे, ये आ जाएगा डेंसिटी इज डी इज इक्वल्स टू मास कितना है, कैपिटल M/na इंटू जेड, और नीचे क्या है, वॉल्यूम, तो ए क्यूब का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये आपको रिलेशन मिलेगा किसको लेकर के, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। आपस से समझिए एक बार, डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी थी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, बिकॉज डेंसिटी यूनिट सेल की है तो मास भी यूनिट सेल का होगा, वॉल्यूम भी यूनिट सेल का होगा। वॉल्यूम यूनिट सेल बिकॉज क्यूबिक थी तो वॉल्यूम हो गया ए क्यूब के बराबर, एज लेंथ का होल क्यूब। मास ऑफ द यूनिट सेल निकालना था, तो जो पार्टिकल्स थे यहाँ पे उन पार्टिकल्स का मोलर मास हमें पता हो सकता है, तो मोलर मास मान लिया वो कितना है, कैपिटल एम है। एक पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि मोलर मास कितने का होता है, एन पार्टिकल्स का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का, तो एक पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, कैपिटल M/na। नंबर ऑफ पार्टिकल एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, रैंक ऑफ सॉलिड z के बराबर, वैल्यूज को प्लेस करा, यूनिट सेल का मास आ गया M/na इंटू z, वैल्यूज को डेंसिटी वाले फॉर्मूले में लगाया, डेंसिटी का फॉर्मूला डेवलप हो गया M/z/na इंटू a। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस फॉर्मूले को ऊपर उठा लेते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू z इंटू m अपॉन na इंटू a क्यूब, सबको 1/1 समझ। यहाँ पे d क्या है, डेंसिटी है किसकी, यूनिट सेल, जो कि जनरली डिटरमाइन करी जाती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जेड क्या है, रैंक ऑफ सॉलिड है, जो एचसीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4 होता है। कैपिटल एम क्या है, मोलर मास है उस सब्सटेंस का, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मोलर मास बोला जाएगा, अगर वो एटम है कोई तो उसे आप एटॉमिक मास बोलने लगेंगे। Na क्या है, यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ए क्या है, एज लेंथ है,
एज लेंथ है ए, क्योंकि जनरली किस में यूज की जाती है, सेंटीमीटर में। जनरली किस में यूज करते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में। मीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मीटर में लेंगे तो आपको मास किलोग्राम में लेना पड़ेगा, क्योंकि ए क्यूब यहाँ पे किसे डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। याद रखेंगे इस चीज को, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में वॉल्यूम दे देता है, तो वो कहता है यहाँ तो एज लेंथ यूज होने वाली थी, वॉल्यूम कहाँ से आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में हमें वॉल्यूम को ए क्यूब की जगह पर प्लेस करना होता है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, डी इक्वल्स टू कैपिटल जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। कोई भी चार चीजें इन पांच में से आपको नोन होती है, फिफ्थ अननोन होता है, और वो फिफ्थ टर्म आपको डिटरमाइन करना है। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन इसी फॉर्मूले को एक फॉर्म में और देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में हमें मोलर मास नहीं दिया होता, मतलब हमें नहीं पता होता पार्टिकल कौन है, उसका मोलर मास क्या है, उसकी जगह उसका मास दे देते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देते हैं, और तब डेंसिटी पूछी जाती है। ऐसी कंडीशन में ये कुछ दूसरी फॉर्म में आप फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। देखो, व्हेन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो और मास ऑफ सब्सटेंस पता हो तो क्या करते हैं। तो देखो, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। नंबर ऑफ इसे इक्वेशन 1 मान, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है। इक्वेशन 2 मान, 1 और 2 को कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जैसे ही आप कंपेयर करोगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि W अपॉन एम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, N अपॉन एन ए हो गया। एम को इधर ले आओ, एन को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा W अपॉन एन इज इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन एन ए। ये एक रिलेशन डेवलप हो गया, इसे मैंने कंडीशन 3 मान। देखो कैपिटल M अपॉन एन ए यहाँ विजुअलाइज हो रहा है, कैपिटल M अपॉन एन ए को W अपॉन एन से रिप्लेस कर दें, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा, डेंसिटी स्मॉल डी इज इक्वल्स टू Z इंटू W अपॉन ए क्यूब इंटू कैपिटल M। ये एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन, एक रिलेशन ये था और एक रिलेशन ये है। देखिए डिफरेंस समझ लेना, ये मोलर मास है और ये मास है, ये एवोगैड्रो नंबर है, ये सिंपली नंबर ऑफ पार्टिकल है। कैपिटल एन यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एवोगैड्रो नंबर नहीं है। याद रखेंगे इस चीज को, जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे होंगे तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, मास ऑफ सब्सटेंस है, ना कि मोलर मास। याद रहेंगी ये कुछ बातें। इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एनसीईआरटी के या अदर क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, एन एलिमेंट with atomic mass with atomic mass 100 ग्राम पर मोल, 100 ग्राम पर मोल नहीं दिख रहा, मैं ऐसे फ्लैट लगा देता हूँ, 100 ग्राम पर मोल crystallize in FCC lattice, crystallize in FCC lattice if age length of the unit cell, if age length of the unit cell
is 400 picometer, then determine the density of the element, density of the unit, density of the unit। देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे बोला है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास कितना है 100। देखो जरा सॉल्व करते हैं इसको। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास कितना है 100, तो m की वैल्यू कितनी हो गई भाई 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, मतलब जेड की वैल्यू क्या हो गई भाई 4। एज लेंथ 400 पिकोमीटर है, तो एज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 400 पिकोमीटर। एक चीज आप याद रखेंगे, हमने बोला था कि जब भी डेंसिटी निकालते हैं तो एज लेंथ किस में अप्लाई करते हैं जनरली सेंटीमीटर में। तो रिलेशन है कुछ वो याद रखेंगे, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। या 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। ये कुछ कन्वर्जन यूनिट्स हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप एज लेंथ को प्लेस करेंगे जनरली किस में करेंगे सेंटीमीटर या कभी कभी मीटर में। तो मीटर में कब, जब आप मोलर मास को किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर दें। तो फिलहाल एज लेंथ को किसमें लेना है सेंटीमीटर में, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 400 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। देखो क्या मैं इसको 4 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, और 10 टू द पावर 2 और -10 कितना बचेगा -8, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। इक्वेशन मोलर मास आ गया, जेड आ गया, ए आ गया। डेंसिटी निकालनी है हमें, और क्या एवोगैड्रो नंबर, वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन होती है, कांस्टेंट है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। ये मैं रफ कर देता हूँ कन्वर्जन यूनिट, जिससे आपके यूज के लिए याद रखने के लिए मैंने देखी थी। अब देखो फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था, B इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। वैल्यूज प्लेस करो। B इज इक्वल्स टू जेड की वैल्यू 4, एम की वैल्यू 100, एन ए की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड ए क्यूब 4 इंटू 10 टू द पावर -8 का होल क्यूब। थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी आपको यहाँ पे करना है आगे। b इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख देता हूँ, इसे पावर्स में नीचे, तो ये 6.022 इंटू 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 8, 10 टू द -8 का क्यूब 10 टू द -24, -20 और 4 और 23 10 टू द पावर -1। कोई परेशानी इसमें? देखो एक 4 से एक 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, -1 ऊपर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा +3। तो यहाँ से आ जाएगा डेंसिटी इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 अपॉन 6.022 इंटू 4 4 जा 16। सॉल्व कर लेना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपकी क्या आ जाएगी, सॉल्व कर पाएंगे ना। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बड़े आसान होते हैं। डेंसिटी पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना होता है। बाकी क्वेश्चन आराम से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको सारी वैल्यूज विजुअलाइज होने लगती है। तो क्वेश्चन और देखते हैं। मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम एक एलिमेंट है आपका मॉलिब्डेनम, हैज एटॉमिक मास, हैज एटॉमिक मास 96 ग्राम पर मोल
with density 10.3 gram per centimeter cube. The age length of the unit cell, the age length of the unit cell is 314 picometer, is 314 picometers. Determine the lattice structure whether SCC, BCC और FCC. देखो जरा क्वेश्चन. मोलिब्डेनम हैज एटॉमिक मास 96 ग्राम पर मोल. मोलिब्डेनम है जिसका एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 96 दे रखा है. सॉल्यूशन करते हैं इसका. मोलर मास कितना हो गया यहाँ से भाई, 96 ग्राम पर मोल. डेंसिटी कितनी है, 10.3. B इज इक्वल टू 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. उसके बाद एज लेंथ. एज लेंथ कितनी दे रखी है, देखो ये डेंसिटी थी, अब एज लेंथ देखो, ये है 314 पिकोमीटर. इसे मैं लिख सकता हूँ 314 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर. मीटर में लिखते तो -12, सेंटीमीटर में तो -10. लैटिस स्ट्रक्चर निकालना है, मतलब जेड की वैल्यू हमें पता होनी करनी पड़ेगी, क्योंकि एससीसी है, बीसीसी है या एफसीसी, आप तभी बता सकते हो जब आपको जेड की वैल्यू पता हो. तो जेड की वैल्यू एक्चुअलिटी में आपको इस फॉर्मूले में निकालनी है. एवोगैड्रो नंबर आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23. देखो भाई फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं वैल्यूज को. डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब. डेंसिटी कितनी है, 10.3 इज इक्वल्स टू जेड निकालना है, कैपिटल एन कितना है 96, एन ए की वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23. ए क्यूब कितना है, ए कितना है 314 इंटू 10⁻−10 और इसका होल क्यूब. सॉल्व कर पाएंगे, मैं चीजें इधर से सॉल्व कर देता हूँ. जेड इज इक्वल्स टू 10.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 314 इंटू 10⁻−10 का होल क्यूब अपॉन 96. सॉल्व कर लेना, और ऐसा करने पर जेड की आपको कोई वैल्यू ऑब्टेन होगी. अगर जेड की वैल्यू 1 आए तो फिर वो एफसीसी होगा, 2 आए तो बीसीसी होगा, 4 आए तो एफसीसी. कैलकुलेट करना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है. याद रखना, यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन नंबर मेंशन करूंगा, वो आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे. यहाँ क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं. वैसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पूछे गए. एक और क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं. आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज है. सिल्वर crystallizes in a closed in a FCC lattice. FCC lattice. Silver crystallize in a FCC lattice if age length if age length of the cell is 4.07 into 10⁻⁻8 centimeter and density is 10.5
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, then calculate the atomic mass of silver। देखो, आपसे बोला है सिल्वर है जो कि क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी लैटिस में, मतलब जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, सॉल्व करते हैं इसको। जेड की वैल्यू तो हो गई 4, विद एज लेंथ कितनी है 4.07। ए आपको डायरेक्टली सेंटीमीटर में दे रखा है, 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। डेंसिटी भी गिवन है, D इज इक्वल्स टू 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या पूछा है, एटॉमिक मास। Na आपको पता होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपको एटॉमिक मास मतलब कैपिटल M निकालना है ना। फॉर्मूला देखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। वैल्यूज प्लेस करते हैं, डेंसिटी कितनी है देखो 10.5, जेड की वैल्यू 4, एम निकालना है Na 6.022 इंटू 10⁻23, ये कितनी है 4.07 इंटू 10⁻⁻8, इसका क्या है होल क्यूब। सॉल्व करेंगे तो देखो कैपिटल M इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा 10.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4.07 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब अपॉन डिवाइड में क्या चला जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर ग्राम पर मोल में इसका आपको क्या मिल जाएगा, मोलर मास। या एटम है, एलिमेंट है, तो एटम है। सिंपली देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो जो डाटा दे रखा है अंडरलाइन करके उसको मेंशन कर लीजिए। मेंशन करने के बाद आप उससे रिलेवेंट फॉर्मूले को लिखिए, फॉर्मूले में वैल्यू को प्लेस करिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का कंसेप्ट है, अप्लाई करिए, आपको आंसर मिल जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसे एक और क्वेश्चन है, ए मेटल क्रिस्टलाइज इनटू, एक अच्छा क्वेश्चन है, ए मेटल crystallize into 2 cubic lattice, 2 cubic lattice FCC and BCC, FCC and BCC, whose age lengths are, whose age lengths are, whose age lengths are 3.5 angstrom and 3.0 angstrom respectively। Calculate the ratio of densities of FCC lattice to the BCC lattice। अगेन एक और अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक कोई मेटल है X जो कि क्रिस्टलाइज हो रहा है दो क्यूबिक लैटिस में, एक एफसीसी है और एक BCC।
कोई एक एलिमेंट एक्स है जो कि दो में क्रिस्टलाइज हो रहा है। एक आपका क्या है, बीसीसी, एक तो आपका एफसीसी है और एक बीसीसी, whose एज लेंथ आर 3.5 एंगस्ट्रॉम एंड 3.0 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे एज लेंथ कितनी दे रखी है, 3.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 3.5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। यहाँ पे एज लेंथ कितनी दे रखी है, 3.0 एंगस्ट्रॉम, मीन्स 3.0 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसमें कोई परेशानी? चलिए एज लेंथ की बात है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटी। आपको क्या करना है, डेंसिटी ऑफ एफसीसी अपॉन डेंसिटी ऑफ बीसीसी, ये रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब एलिमेंट सेम है तो अगर यहाँ पर जो मोलर मास है दोनों ही केसेस में, वो मोलर मास दोनों ही केसेस में क्या रहेगा, कैपिटल एम रहेगा। एवोगैड्रो नंबर खुद में कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर भी क्या रहेगा, सेम। या मोलर मास, और मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये दोनों ही टर्म क्या रहेंगे, कांस्टेंट, या बोल सकते हैं सेम रहेंगे क्योंकि एलिमेंट सेम है मोलर मास के लिए। और एन एवोगैड्रो नंबर है तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। बात आती है जेड की। एफसीसी है तो जेड की वैल्यू एफसीसी वाले के लिए कितनी होगी, 4, जबकि यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2। एक रिलेशन को समझें जरा। एक बात बताओ, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो क्या डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा जेड अपॉन ए क्यूब पर, बोल सकते हैं या नहीं? इसका मतलब डेंसिटी डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड अपॉन ए क्यूब पर। तो देखो जरा, क्वेश्चन खत्म हो गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए बस क्वेश्चन में यहाँ पे जो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं बड़े आसान होते हैं, बस कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं होने वाला नया। तो डेंसिटी ऑफ एफसीसी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ एफसीसी अपॉन डेंसिटी ऑफ बीसी। एफसीसी वाले के लिए जेड अपॉन ए क्यूब, जेड की वैल्यू 4 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 3.5 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। सिमिलरली बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू 2 अपॉन 3.0 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। सॉल्व करते हैं, देखो 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा तो कितना आ गया, देखो 2 इंटू 3 का क्यूब 27, 3 3 9 3 27, 10⁻⁻8 का क्यूब 10⁻⁻24 अपॉन 10⁻⁻8 का क्यूब 10⁻⁻24, 3.5 का क्यूब देखते हैं कितना आएगा, 3.5 देखते हैं, 3.5 इंटू 3.5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 2 17, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, ठीक है 5 7 5 12 1 1 2 1, तो 12.25, 12.25 में वापस से 3.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 2 5 3 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 5 2 जा 10 1 11, 5 1 जा 5 1 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 5 7 8 12 4, तो 42.875, तो 42.875 हमने कैलकुलेशन कर ली जो भी रिक्वायर्ड थी इसके लिए। 10⁻⁻24 से 10⁻⁻24 कैंसिल हो जाएंगे, याद आएगा डेंसिटी ऑफ एफसीसी अपॉन डेंसिटी ऑफ बीसीसी इज इक्वल टू 27 टू जा 54, तो 54 अपॉन 42.875 और कैलकुलेट कर लेंगे, आगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्दर डिवाइड कर लेना आपके यहाँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक, अब इससे ना थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस का आता है। आपकी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का,
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो उस क्वेश्चन की थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। देखो क्या है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.24 है पहली बार, 1.24 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन एल्यूमिनियम crystallize in a cubic closed packed in a cubic closed packed structure. Its metallic radius is 125 picometer, is 125 picometer। ये आपको डिटेल दे रखी है, पूछा है आपसे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की साइड की एज लेंथ क्या होगी, मतलब साइड की लेंथ क्या होगी। सेकंड यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी यूनिट सेल्स, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर in 1 centimeter cube of aluminium। देखो जरा, आपसे बोला एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज हो रहा है एक क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, जिसकी मेटालिक रेडियस 125 पिकोमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। बड़ा आसान सा हो गया यहाँ को। रेडियस आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं, रेडियस कितनी दे रखी है 125 पिकोमीटर। देखो रेडियस अगर हमें पता चल चुकी है तो एज लेंथ निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि एफसीसी सॉरी क्यूबिक क्लोज पैक्ड बोल होता है। क्यूबिक क्लोज पैक्ड का मतलब किससे होता है, एफसीसी से। तो एफसीसी के लिए एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है, एज इक्वल्स टू 2√2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। ए की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, 2√2 की वैल्यू 1.414, आर की वैल्यू 125। मल्टीप्लाई करो 125 इंटू 2 250, 250 इंटू 1.414 मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो ये वाला तो जीरो आ गया, 25 4 जा 100, बचेंगे 10, 25 1 जा 25, 25 25 1 जा 25, 25 एंड 10 35, कैरी गया 3, 25 4 जा 100, 100 एंड 3 103, कैरी गया 10, 25 1 जा 25, 25 एंड 10 35, 123 123। तो यहाँ से ही आ गया 353.50000, हटा दो कोई मैटर नहीं करता, पिकोमीटर। देखिए एज हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वहाँ सेंटीमीटर क्यूब यूज किया है, तो मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो एज लेंथ इज इक्वल टू 353.5 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इस बात में कोई परेशानी होगी नहीं, बड़ी आसान है क्वेश्चन। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो हमें मैं बोल रहा था कि नया है। क्या नया है भैया, यहाँ पे देखो आपसे बोला हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एल्यूमिनियम। देखिए कभी कभी ना जब जब हम सेकंड थर्ड में थे क्वेश्चन पूछा जाता था कि मान लीजिए एक आपके पास ना 10 लीटर वॉल्यूम की बकेट है, उसमें आप मिल्क को कर रहे हैं और आपके पास 250 ml का की एक वैसल है, उससे आप उस बकेट को भरना चाहते हो। तो बताइए कितना टाइम, कितनी बार में आप उस बकेट को फिल कर लेंगे। तो आप क्या करते थे, उस बकेट का वॉल्यूम अपॉन उस वेसल का वॉल्यूम जिससे उसे फिल कर रहे हैं। भाई बड़ी वाली यूनिट में छोटी वाली यूनिट का डिवाइड लगा देंगे, जिससे कि नंबर ऑफ
टाइम्स आपको मिल जाएंगे, कितने टाइम आपको उस चीज को रिपीट करना पड़ेगा। उसी तरीके से ये एक यूनिट सेल है, मान लीजिए कोई भी एक यूनिट सेल है ये, इसकी एज लेंथ मान लो 10 थी, 10 सेंटीमीटर। आपसे बोला जाए कि इसमें ना 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर एज लेंथ वाले कितने क्यूब आएंगे बताओ। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका क्यूब, इस पूरे बड़ी वाली यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर छोटी वाली यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, छोटी वाली यूनिट सेल के वॉल्यूम से बड़ी वाली यूनिट सेल के वॉल्यूम में डिवाइड करेंगे, आपको नंबर पता चल जाएगा। तो यही तो आप करते आ रहे हैं। तो बिल्कुल इनिशियल जो आप लोअर लेवल से कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं वही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम क्रिस्टल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ऑलरेडी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम क्रिस्टल ही आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, ए क्यूब के बराबर। तो 353.5 इंटू 10⁻⁻10, ये एज लेंथ है, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब। इसे आप डिवाइड लगा लेना, पहले इनको मल्टीप्लाई करना, फिर एक बार में डिवाइड लगाना, और जो आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, एंड दैट नंबर इज योर आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपको। एक क्रिस्टल दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि गिवन एज लेंथ वाली कितनी यूनिट सेल उसमें आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस एज लेंथ की हेल्प से उस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, और उस वॉल्यूम से उस ओवरऑल जो वॉल्यूम दे रखा था क्रिस्टल का उसमें डिवाइड कर लगा देंगे, जिससे कि आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आउट हो। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, एक और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हमारा टॉपिक लगभग खत्म हो, टॉपिक हमारा ये खत्म हो चुका है डेंसिटी पे बेस्ड, लेकिन एक क्वेश्चन और है थोड़ा सा, जो हमारा पीछे हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल बॉयड, टेट्राहेड्रल बॉयड या पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स को लेके, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको डिस्कस और करते हैं। वो भी एक शानदार क्वेश्चन है। देखिए याद रखना, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो आप यहाँ पे भी नोट्स मेंशन कर रहे हैं, उस नोट्स वाली कॉपी में उन नोट्स के साथ इन क्वेश्चंस को जरूर मेंशन करें। और इनको ही नहीं, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे वो सारे के सारे आप अपने नोट्स में मेंशन करें, जिससे कि जब आप दोबारा उन चीज़ों को रिवाइज करें तो उन क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए आपको किन्हीं दूसरी कॉपीज में या किन्हीं दूसरे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ना पड़े। आगे एक क्वेश्चन और है, उसको डिस्कस करते हैं। एक कंपाउंड MpXQ हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे हम लोग CCP बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ X, its unit cell structure, its unit cell structure is shown below, is shown below। स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले इसका। ठीक है, इसी तरीके से
यहाँ पे जो आपका ये सर्कुलर पार्टिकल है, इट इज द एफ, एंड दिस वन इज द कैपिटल एम। आपसे बोला है डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखिए आपसे बोला है एक क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें कॉर्नर पे, फेस के सेंटर पे, बॉडी सेंटर, मतलब वेरियस पोजीशन पे, आपको यहाँ बताया नहीं है कि कौन सी पोजीशन क्या है, वो आपको खुद पता करना पड़ेगा। तो देखो भाई, पहले मैं जरा एम की बात करें तो एम कहाँ कहाँ है ना, देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं, एम को देखते हैं। एम देखो आपको दो जगह दिखेगा, एक तो ये जो एजेस हैं इनके सेंटर पे, एक तो ये कहाँ पे है, एज सेंटर पे, और दूसरा ये क्या है, बॉडी सेंटर। देखो फेस सेंटर नहीं है, फेस सेंटर होता तो ये इन चारों को, जो फेस सेंटर हैं, इनको मीट नहीं कर पाता, तो इसीलिए ये कौन होगा, ए बॉडी सेंटर। दूसरा ये कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे, ठीक है। ये सेंटर पे कितनी जगह पे है, एक दो तीन चार पाँच, 5 प्लेसेस पे, एंड बॉडी सेंटर पे कितने प्लेसेस, बॉडी सेंटर एक ही होता है तो एक ही। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आगे की चीजों को तो समझ ही लेंगे, कर ही लेंगे, पहले हमें समझना पड़ेगा कि एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है। क्योंकि एक यूनिट सेल में हमने स्पेस सेंटर का, बॉडी सेंटर का, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी पढ़ा है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 एटम पर यूनिट सेल, स्पेस सेंटर का 1/2, बॉडी सेंटर का कम्प्लीटली वो उसी यूनिट सेल के लिए डिवोटी होता था, तो 1 रहता। तो एक सेंटर का कंट्रीब्यूशन समझते हैं जरा, देखो थोड़ा सा देखना है इसको, विजुलाइज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक यूनिट सेल, एक और क्यूब को मैं इसी से यूज करता हूँ। ठीक है, सिमिलरली ऊपर भी मैं इसी तरीके के स्ट्रक्चर को क्रिएट करता हूँ। अब जरा आप देखो, एक ये क्यूब, एक ये क्यूब, एक यू क्यूब, एक ये, 4 क्यूब आपको विजुलाइज हो रहे हैं, और चारों क्यूब्स में देखो ये वाला जो एज है, ये वाला एज चारों के चारों क्यूब में कॉमन है। इस क्यूब को बनाना चाहो, चाहे इसको बनाओ, चाहे इसको बनाओ, चाहे इसको बनाओ, चारों क्यूब में कॉमन है। तो जो पार्टिकल इस एज के सेंटर पे होगा, वो एज का सेंटर या उस एज के सेंटर पे पार्टिकल भी चारों यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो अगर 4 यूनिट सेल में एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है, तो ये कहाँ का पार्टिकल है, एज सेंटर का, और एज सेंटर का यहाँ से कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 1/4 एटम पर यूनिट सेल। मेंशन कर लेना इसे, कभी कभी काम आ जाता है। वैसे तो एज सेंटर हमारे में यूज होता नहीं है, लेकिन कभी यूज होता है, तो इसीलिए हमने मेंशन। अच्छा एक चीज और याद रखें, एक चीज और समझते हैं, कॉर्नर वाले को एक बार वापस से समझ। अब मान लो ये वाला कॉर्नर होता, सपोज दैट ये कॉर्नर होता, ये क्या है, कॉर्नर, इन चारों क्यूब में कॉमन। अगर ऐसे ही इसके पीछे भी हमने 4 क्यूब और बनाए, तो उन चारों क्यूब्स में भी ये क्या होगा, शेयर, क्योंकि 4 ये वाले और 4 इसके पीछे, 8 में ये वाला कॉर्नर क्या होगा, कॉमन। तो एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन इसीलिए हमने कितना पढ़ा था, 1/8। याद रखेंगे उसको, और ज्यादा आगे हमें
पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन बिकॉज मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था तो मैंने चलिए ठीक है उसको भी देख लेते हैं ना। ठीक है, चलिए अब हम वापस से आते हैं यहाँ पे। तो m के नंबर को जरा हम वापस से विजुअलाइज करें। एज के सेंटर पे कितनी जगह पे है, 5 जगह पे। कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4, तो टोटल ये कितना हो गया, 5/4। बॉडी सेंटर पे कितनी जगह पे, एक। कंट्रीब्यूशन 1, तो टोटल 1। टोटल करो, 5/4 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 9/4। m का नंबर आपको मिल गया। अब x का नंबर देखते हैं, x कहाँ कहाँ पे है। देखो एक तो कॉर्नर पे, सबसे पहले कॉर्नर पे कितने कॉर्नर्स पे है, 8। दूसरा फेस सेंटर पे है, कितने, 4। फेस सेंटर पर भी है लेकिन कितने पर, 4। इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 मतलब 1। इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 मतलब 2। टोटल करेंगे ये कितना आ गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी मिल गई m की, और ये x की भी मिल गई। तो क्या फॉर्मूला कर लिख पाएंगे आप, तो पॉसिबल फॉर्मूला, पॉसिबल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो m 9/4 x 3, सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं तो 3 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा m 3/4 x। होल नंबर के टर्म्स में कन्वर्ट करना रहता है तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला फाइनली आ जाएगा m3x। ठीक है, यहाँ पे जो नया हमें सीखने को मिला, पहले तो ऑब्जर्व करना हमने सीखा, कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि कोई पार्टिकल कॉर्नर पे है, बॉडी सेंटर पे है, फेस सेंटर पे है या एज सेंटर पे, चारों तरीके के पार्टिकल में। दूसरा एक जो नई चीज सीखी, वो सीखी हमने एज सेंटर के पार्टिकल का सेंटर। अब आप इसके बाद यहाँ तक का जो आपका डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल वाला जो कंसेप्ट है, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, वहां तक का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। वहां तक के टॉपिक पे बेस्ड एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इतने सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आगे का जो कंसेप्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।